प्रिय छात्रों, आज हम आपकी हिंदी की कृतिका पुस्तक में वर्णित रीढ़ की हड्डी एकांकी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत एकांकी के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। छात्रों, एकांकी का अर्थ है एक अंक का नाटक या छोटा नाटक। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता यानी पुरानी विचारधारा, पुराने ख्यालात को कह सकते हैं, तो रूढ़िवादी मानसिकता तथा उन पर होने वाले अत्याचारों पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न साहस और आत्मविश्वास को दर्शाया है। यह एकांकी भी एक सामाजिक समस्या पर आधारित है और वह समस्या है लड़की के विवाह की। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, प्रेमा जो रामस्वरूप की पत्नी है, उमा जो रामस्वरूप की पुत्री है, गोपाल प्रसाद तथा शंकर जो गोपाल प्रसाद का पुत्र है। पूरा एकांकी एक मामूली सजे हुए कमरे में खेला जाता है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और नौकर कमरे को सजाने में लगे हैं। वे तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रख देते हैं, नाश्ता आदि तैयार रखते हैं। इतने में प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं, अर्थात शादी के लिए तैयार हुए हैं। तो प्रेमा कहती है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया है, पर उसे तो इन चीज़ों से नफ़रत है। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने कैसा इसका दिमाग है। उमा से कह देना कि ज़रा अच्छी तरह सज धज कर लड़के वालों के सामने आए। उमा बीए पास है, लेकिन रामस्वरूप लड़के वालों को बताते हैं कि लड़की 10वीं पास है, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट के साथ रखने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप नौकर रतन को मक्खन लेने के लिए भेज देते हैं। रतन बाहर जाते हुए देखता है कि कोई घर की ओर चला आ रहा है। वह मालिक को बताता है कि कोई आ रहे हैं। थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाज़ा खोलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर अंदर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना करने लगते हैं। अचानक अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहता है, अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। वे शादी को बिजनेस समझते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने चले जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहता है कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं है, पता चले लड़की कैसी है। वह अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटता है। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं। नाश्ते के दौरान
दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के संबंध में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं, वह तो आप ही देख लीजिएगा। जब जन्मपत्री मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं कि उन्हें ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, उन्हें मिला हुआ ही समझिए। अर्थात भगवान के श्री चरणों में रख दिया, उन्हें मिला हुआ ही समझिए। बातचीत के दौरान गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के संबंध में अपनी शंका दूर करना चाहता है। यानी उसे कुछ शंका हुई है, इसलिए वह अपनी शंका को दूर करना चाहता है और वह कहता है, बाबू रामस्वरूप, क्या उसने अफवाह सुनी थी कि लड़की ने बीए पास किया है? और वह स्पष्ट करता है कि उसे तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, क्योंकि उससे नौकरी तो करानी नहीं है। फिर गोपाल प्रसाद कहता है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और वह है उच्च शिक्षा या तालीम। फिर उमा को बुलाया जाता है। वह सिर झुकाए हाथ में पान की तश्तरी लेकर आती है। उमा के चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक उठते हैं और एक साथ उनके मुंह से निकलता है, चश्मा? रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह बताते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल, चेहरे की छवि देखता हुआ गाने बजाने के संबंध में पूछता है। उमा सितार उठाकर मीरा का गीत सुनाती है। गीत गाते हुए उसकी नज़र लड़के पर पड़ती है। वह उसे पहचान जाती है और गाना बंद कर देती है। इसके बाद उमा से उसकी पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई के संबंध में पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप देते हैं। उसके बाद गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में भी पूछते हैं और उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से जवाब देने को कहते हैं। तब उमा हल्की और मजबूत आवाज़ में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती हैं तब दुकानदार मेज़ कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना छोड़ देता है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा, यह क्या कह रही हो? उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या लड़कियां बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदता है? गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। उमा कहती है, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए, साहबजादे यानी पुत्र से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो?
उमा कहती है, हाँ पढ़ी हूँ, बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की है और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। अपने बेटे से पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद खड़ा हो जाता है और राम स्वरूप को बुरा भला कहता हुआ अपने बेटे को साथ लेकर दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। कहती है, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। इतने में रतन मक्खन लेकर आता है और एकांकी समाप्त हो जाता है। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन न होने के माध्यम से उमा शंकर की चारित्रिक कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। शंकर बहुत ही निम्न चरित्र का लड़का है। जिस प्रकार शरीर को सीधा रखने के लिए बैकबोन आवश्यक होता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए अच्छे चरित्र का होना आवश्यक है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए एक अच्छे चरित्र का होना बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखकर इस पाठ का शीर्षक रीढ़ की हड्डी रखा गया है, जो अपने उद्देश्य को व्यक्त करने में सफल है। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।